चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब आप क्या समझते हैं? बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास इतनी इनकम भी नहीं है कि जो उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दैट इज 2 वक्त की रोटी, वो उसको पूरा कर पाए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो पॉवर्टी की सिचुएशन है। तो देखिए, पॉवर्टी रेफर्स टू अ लैक ऑफ इनकम टू एक्वायर मिनिमम बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ। अब मिनिमम बेसिक एमिनिटीज थोड़ा सा वाइट वर्ड हो जाता है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीजें आपकी आती हैं। और सोसाइटी का वो सेक्शन जो कि अपने इस मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग को, दैट इज द बेसिक एमिनिटीज, इसको भी नहीं पूरा कर पाता, उसको हम सिंपली बोल देते हैं कि वो पुअर है। अब एक आपने नाम सुना होगा, बहुत वेल नोन है, कोफी अन्नान, 7th जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी एवरीवेयर। अगर विश्व के कहीं पर भी, किसी भी कोने में गरीबी है, तो वो पूरे विश्व के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि जब इंसान, देखो सीधी सी बात है, अपनी बेसिक चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? चाकू ही निकालेगा, कहीं से तो उसे चीज़ें चाहिए, अपना दो पेट तो उसे पालना है किसी ना किसी तरीके से। तो पॉवर्टी जो है ह्यूमन सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा खतरा है। चलिए उसकी बातें बाद में करेंगे। अब यहाँ पर आपको 9 फीचर्स हमने बताए हैं कि पुअर जो होते हैं, पुअर सेक्शन के लोग, उसमें क्या देखने को मिलता है। ये फीचर्स आपको अच्छे से तैयार करने कौन कौन से हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसी झुग्गी झोपड़ी आपने देखा होगा जिसको हम कच्चा मकान बोलते हैं, इसमें रहते हैं। द पुअर पीपल पोसेसेस फ्यू एसेट्स एंड रिजाइड इन कच्चा हटमेट्स विद वॉल्स मेड ऑफ बेक्ड मड एंड रूफ्स मेड ऑफ ग्रास touch bamboo and wood. The poorest of them do not even have such dwellings. और इससे भी ज़्यादा जो गरीब होते हैं उन पे ये भी नहीं होता। The poor people struggle for even 2 meals a day, which led to a situation of saturation among the poor sections. मतलब मैंने आपको बताया, ये गरीबी की सबसे हद हो सकती है कि अगर इंसान को 2 वक्त की भी रोटी नहीं मिल पा रही, तो जिस उसी को थोड़ा फॉर्म में लिखा है, which led to the situation of saturation among the poor section. Having, third point है, having not even access to the basic literacy, the poor have very limited economic opportunities and suffer with unstable and insecure employment. देखिए, गरीबी ना एक बड़ा विशियस सर्कल है। होता क्या है, जिंदगी उसकी बीत जाती है 2 वक्त की रोटी कमाने में, अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार, जो स्किल्स चाहिए अपनी डेवलपमेंट के लिए वो ले नहीं पाता, और जिसकी वजह से उसकी जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें पास ऑन होती रहती हैं। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एक गरीब की हेल्प करते हैं, एक गरीब परिवार को पढ़ाते हैं ना, तो आप सिर्फ उस परिवार को नहीं पढ़ा रहे, उनकी जनरेशन्स की पूरी हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। जनरली इल होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं होता। लेड टू द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ malnutrition, disability and ill health and are physically weak. Facing with miserable conditions, the poor are forced to land. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब गरीबी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करते हैं, मनी लेंडर से बोरो करते हैं, फिर जो उनके थोड़े बहुत असेट्स होते हैं एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, फिर वो उसको नहीं चुका पाते, वो भी चला जाता है, फिर वो ह्यूमन लेबर करके उसको चुकाते हैं। मनी लेंडर्स ऐसे होते हैं कि ठीक है भैया 50,000 रुपये दिए, ये आज भी हैं आपको देखने को। ठीक है, हम लोग काफ़ी अच्छे एरिया में रहते हैं तो शायद ऐसा ना देखने को मिलता हो, लेकिन ये आज भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि किसी गरीब ने 50,000 रुपये मनी लेंडर से लिए, वो वापस नहीं कर पा रहा, उसने उस एग्रीमेंट लिखवा लिया, तेरा बेटा ज़िंदगी भर मेरे लिए फ्री में काम करेगा। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत गलत है। तो फेसिंग विद मिसरेबल कंडीशन, द पुअर्स आर फोर्स्ड टू लेंड मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दस पुअर्स आर ट्रैप्ड इन विशियस सर्कल ऑफ डेट एंड लीड देम इनटू क्रॉनिक इंडेप्टनेस। क्रॉनिक मतलब कॉन्टिन्यूस, कभी वो उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, फिर वो कितना ही कमाए वो ब्याज के तौर पे जाता रहेगा। और जो मैंने आपको दूसरी बात बताई वो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन से बताई। नेक्स्ट, बीइंग हाई वल्नरेबल, they cannot even know their rights and their legal wages, thus poors are being exploited from their employers. देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब एजुकेशन ही नहीं है तो उन्हें यही नहीं पता उनके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लॉ, क्या संविधान, सब बेकार है।
उन्हें अपने राइट्स ही नहीं पता कि उनको मिनिमम वेजेस क्या लेनी चाहिए, किस तरीके से लेनी चाहिए, और एम्प्लॉयर भी फिर उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। मोस्ट पुअर हाउस होल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो मोदी जी ने कोशिश करी घर घर बिजली पहुंचा दें, लेकिन उसका बिल भी तो आना है। एंड यूज फायरवुड एंड काउ डंग केक एज कुकिंग फ्यूल। जब भी आप कभी भी गांव में जाएंगे, आज भी बहुत प्रिवेलेंट है, दो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस पे काम किया है, कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर्स जगह जगह तक पहुंचाया गया, लेकिन उसमें काफ़ी खामियां भी हैं। गैस सिलेंडर्स आपने पहुंचा दिए, लेकिन उसकी रिफिलिंग कैसे करवाई जाए, क्योंकि इतना सोर्स ऑफ इनकम लोगों पे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी गाँव गाँव पहुंचा दी, लेकिन लोगों पे उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो उसके बिल भर सके। देखिए 100-200 रुपये हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज भी गाँव के अंदर जो 1500 रुपये महीना कमा रहा है उसके लिए बहुत मैटर करते हैं। ऑल्सो दे हैव टू स्ट्रगल फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, द सफरिंग विद द वाटरबोर्न डिजीजेस ऑल्सो। हिंदुस्तान में जिस हिसाब से पानी की क्राइसिस होते भी जा रहे हैं, पहले थे और अब और ज़्यादा होते जा रहे हैं डे बाई डे, और 2050 तक बहुत ज़्यादा होंगे जिस हिसाब से हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। और ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। इन लोगों को 10-10 किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, और वो भी गंदा पानी। मतलब शायद आप और मैं देखना भी उसे पसंद ना करें, वो उस तरह का पानी गाँव के अंदर कुछ आज भी देखने को मिलता है। जेंडर इनइक्वालिटी इज अनदर प्रॉब्लम दैट कैन बी सीन इन पुअर सेक्शन। ये बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर मेल फीमेल रेशो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग दिखेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग इन फैमिली। और सेकेंड चीज़, मेल मेंबर्स जो हैं उनकी ज़्यादा चलती है एज रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग। Due to lack of healthcare facilities for poor women during motherhood, children born are less likely to be survive, resulting in high infant mortality rate. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, और क्योंकि अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होती तो इसलिए गरीबों में सबसे ज़्यादा हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखने को मिलता है। ये 9 के 9 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इसे याद करके भी लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर इन रूरल एरिया और इन अर्बन एरियाज, ये आपको यहाँ पर दिए हैं, 3-3 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, पुअर कौन है और उसके क्या फीचर्स हैं, इस वीडियो में हमने सारे के सारे डिस्कस किए। फटाफट इसको प्रिपेयर कर लीजिए फास्ट। चलिए अब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम कुछ लेवल ऑफ इनकम या कंजम्पशन डिफाइन करते हैं और कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की कंजम्पशन एक दिन की इससे कम है, या अगर उसकी इनकम इस स्पेसिफिक इनकम से कम है, तो हम बोल देते हैं कि वो BPL है, दैट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन। ब्रिटिशर्स ने तो कुछ तरीका ही नहीं किया कि भैया यहाँ पे हिंदुस्तान में कौन पुअर है कौन नहीं है, कुछ बाइफर्केशन करें, क्योंकि आपको पता ही है आज जो लंदन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो सारा का सारा इंडिया से चुराई हुई मनी पे बना हुआ है, और कितना शानदार लंदन बना हुआ है वो आपको पता ही है। चलिए कम टू द पॉइंट। दादा भाई नौरोजी ने कॉलोनियल रूल के अंदर सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया उसे। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पारसी इंटेलेक्चुअल थे वो। बेसिकली उन्होंने कैसे डिफाइन किया, बड़े ध्यान से समझना, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी? उन्होंने कहा देखो जेल में लोगों को उतना ही खाना मिलता है जितनी उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा तो देते नहीं है, कैदी हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि जेल में जो लोगों को खाना मिल रहा है वो लोगों की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा सोचा उन्होंने। बट रियल लाइफ के अंदर और जेल में थोड़ा डिफरेंस है। सोसाइटी में तो बच्चे भी होते हैं, जेल में सारे एडल्ट होते हैं, 18 साल या उससे ऊपर जुवेनाइल कोर्ट होती है, लेकिन उसका एक बहुत कम स्केल है। अब तो उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, अगर आप देखें समझना चाहें इसको, बहुत अच्छी चीज़ है ये। उन्होंने कहा कि सपोज जो टोटल पॉपुलेशन है, जो भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें उन्होंने एज्यूम किया कि 1/3 जो है वो बच्चे हैं, 1/3 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो अगर 1/3 चिल्ड्रन हैं तो 2/3 कौन होंगे? एडल्ट। यस और नो? उन्होंने कहा 1/3 बच्चे हैं और 2/3 एडल्ट हैं। अब उन्होंने कहा 2/3 बच्चे जो एडल्ट हैं वो तो पूरा खाना खाते हैं, लेकिन जो 1/3 चिल्ड्रन है, सॉरी, उसका हाफ
हाफ बच्चे उन्होंने एज्यूम किया ऐसे हैं जो बहुत कम खाते हैं, और हाफ ही बच्चे ऐसे होंगे जो एडल्ट डाइट का हाफ लेते होंगे। मतलब सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। सब समझ में आएगा, बड़े ध्यान से आप सुनिए। टोटल पॉपुलेशन में 2/3 तो एडल्ट हो गए, सब कुछ छोड़ो, यस सुनो, और 1/3 चिल्ड्रन हो गए। इतना समझ में आ गया। अब ये जो 1/3 चिल्ड्रन है इसको हमने हाफ हाफ कर लिया, ये एक हाफ कर लिया और ये हाफ कर लिया। इन दोनों का सम दोबारा से यही बन जाएगा, यस सुनो। हाफ हाफ क्यों किया? क्योंकि हमका ये मानना था कि जो 1/3 चिल्ड्रन है इसका हाफ जो है वो कुछ भी कंजम्पशन नहीं करते, बहुत कम कंजम्पशन करते हैं, नाम मात्र का। क्योंकि देखो जो एकदम पैदा होते हुए बच्चे होते हैं वो तो 6 महीने तक पहले कुछ वैसे ही कंज्यूम नहीं करते। तो 1/3 चिल्ड्रन में उन्होंने माना कि हाफ बच्चे ऐसे हैं जो 0 कंजम्पशन करते हैं, और बाकी 1/3 में जो हाफ बच्चे हैं वो एडल्ट डाइट अगर 1 है तो ये उसका हाफ कंज्यूम करते हैं। रिलैक्स होके समझो तभी समझ में आएगा। 1/3 चिल्ड्रन है, 2/3 एडल्ट हैं। हमने माना कि जो 2/3 एडल्ट हैं वो फुल डाइट ले रहे हैं, जो 1/3 चिल्ड्रन है उसमें हाफ बच्चे ऐसे हैं जो 0 डाइट ले रहे हैं, और बाकी 1/3 में जो हाफ बच्चे हैं वो हाफ डाइट ले रहे हैं ऑफ एडल्ट। तो ये तो हो गया आपका 0, क्योंकि 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई की 0 हो जाता है, और इसको अगर आप करें ये हो जाता है 1/12। तो अगर देखा जाए तो 2/3 आपका यहाँ पे था और 1/12 आया उनका बच्चों का। इसको आप जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता हूँ इतना मैथ सबका ठीक होगा। हाँ बेटा, बस ये मैथ्स की कैलकुलेशन डाउट बॉक्स में मत पूछना आप लोग। तो ये आ गया 3/4। अब ये 3/4 क्या है? उन्होंने कहा जो जेल की कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका 3/4, देखो जेल में सारे एडल्ट रहते हैं तो सेम मेन्यू को पिक नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी के अंदर बच्चे भी रहते हैं, तो उसकी उन्होंने बाइफर्केशन करी और ये 3/4 की वैल्यू निकाली। उन्होंने कहा एक एडल्ट को जेल में जितने का खाना एक दिन में चाहिए, जितना खाना उसे एक दिन में एडल्ट को चाहिए जेल में, उसका 3/4 अगर सोसाइटी में लोगों को मिल रहा है, किसी व्यक्ति को मिल रहा है, उसकी इतनी इनकम है कि वो उतना फूड अरेंज कर सकता है, तो फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। अगर उससे कम मिल रहा है 3/4 से तो फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए पहले ये पढ़ाता हूँ आपको और यही आपको याद भी रखना है। दादा भाई नरोजी यूज द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर एंड यूज द अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइजेस टू अराइव एट द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. Since only adults stay in the jail, but in reality, that is in actual society, children are also present, he thus made appropriate adjustments for arriving at poverty line. He assumed that 1/3 population consisting of children and half of them consumed very little, while the other half consumed half and of the adult diet. This is how he arrived at the factor of 3/4. ये जो अभी मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई. The weighted average of consumption of 3 segment gives the average poverty line, which comes out to be the 3/4 of the adult jail cost of living. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया. ठीक है. इन्होंने instead of using the word poverty line, his theory was based on the cost of necessary diet. उनकी डाइट में क्या क्या था इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है. तो किस तरीके से उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, इन इंडिया, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा. फटाफट ये वाला पार्ट एज इट इज आपको याद होना चाहिए और इसको याद करके लिख लीजिए. देखिए इंडियन इकोनॉमी में टॉपिक अगला तभी स्टार्ट करना है जब आप पहले ये टॉपिक याद करके लिख लेंगे. ठीक है, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक में मत बढ़िए, कितना भी टाइम लगता है, पहले इस टॉपिक को याद करिए, लिखिए, फिर अगली वीडियो पे आइए, तभी आप इसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. मिड ऑफ 1970s में प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने की कोशिश की, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, जो आज तक फॉलो हो रही है. उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति
अर्बन एरिया के अंदर 2100 कैलोरीज से कम की कंजम्पशन करता है इन अ डे, तो उसे पुअर कहा जाएगा। एंड सेम डेटा फॉर रूरल एरिया इज 2400 कैलोरीज। ये आपने क्लास 10th में जो आपने पढ़ा हुआ है एसएसटी में एकदम सेम है, कुछ नई बात मैं आपको नहीं बता रहा। और यही चीज मॉनेटरी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट होती है कि ईयर टू ईयर प्लानिंग कमीशन देखता है कि इतनी कैलोरीज के लिए शहर में और गांव में कितना पैसा खर्च करने की जरूरत है, उसके बेसिस पे दे डिफाइंड कि ये मॉनेटरी टर्म्स में कैसे आएगा। बट आपको यही याद करना है 2400 एंड 2100। उसके बाद 1979 में दूसरी बॉडी बनी, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। पूरा याद रखना है आपको बेटा, एमसीक्यू भी सब कुछ भी आ सकता है। इकोनॉमिस्ट सच एज डी.टी. लक्कड़वाला एंड लेटर वाई के अलग अमंग अदर्स वर इन्वॉल्व इन वर्किंग आउट द पॉवर्टी लाइन। तो ये नाम गिवन है, आपको ध्यान रखने। इसके बाद जो चीज़ है वी कैन नॉट फॉरगेट कि हमारे 3 दिन लग गए थे इसके ऊपर R&D करने में। डिवीजन ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू डिफाइन पॉवर्टी एंड हाउ पुअर कैन बी कैटेगराइज्ड। जब आप NCERT पढ़ते हैं ना, तो दे हैव डिफाइंड दिस थिंग इन अ वेरी गुड मैनर कि आपके दिमाग की सारी बत्तियां बहुत अच्छे से जलती हैं। सरकास्टिकली कह रहा हूं। आप जब NCERT रीडिंग करेंगे तो दे विल टीच यू अबाउट दिस ऑन वेरियस पेजेस कि पुअर ऐसे होता है, पॉवर्टी ऐसी होती है एंड लाइक दैट। उसी चीज़ को हमें 3 दिन लगे जो समराइज करने में आपके सामने रखा है हमने। देखिए 2 चीज़ें, एक पॉवर्टी और एक पुअर, 2 अलग अलग चीज़ें। तो पुअर को उन्होंने कैटेगराइज किया है कि पीपल जो हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, पुअर, नॉन पुअर। पुअर में एब्सोल्यूट पुअर, वेरी पुअर, पुअर। नॉन पुअर में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, एब्सोल्यूट रिच। तो ये तो क्लासिफिकेशन है पीपल बेसिस, लोगों का। और हाउ पॉवर्टी कैन बी कैटेगराइज्ड, ये देखिए, हाउएवर देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पुअर। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है क्या है। काइंड्स ऑफ पुअर बोलता है दिस चार्ट यू हैव टू मेक, और इसे आप लिख भी सकते हैं। पॉवर्टी पूछा है कैसे कैटेगराइज्ड होगी, तो उसके 2 कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। पहला जनरल क्लासिफिकेशन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, जो अभी तक आपने पढ़ी कि जब आप बेसिक कम्युनिटीज को कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, जो कि जनरली जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां देखने को मिलती है। हिंदुस्तान में भी हम इसको यूज करते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव मतलब होता है कंपेयर करना। जब आप 2 व्यक्ति को कंपेयर करके पॉवर्टी निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप यूएसए और इंडिया को कंपेयर करेंगे तो इंडिया गरीब है, ये रिलेटिव पॉवर्टी है। इंडिया बांग्लादेश को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बांग्लादेश गरीब है। तो जब आप पॉवर्टी को कंपैरेटिव बेसिस पे देखते हैं तो दैट इज द रिलेटिव पॉवर्टी, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है। तो in absolute poverty, poverty is considered in absolute terms and the concept is relevant for less developed countries। यहां आप क्राइटेरिया बनाते हैं इनकम के बेसिस पर या कंजम्पशन के बेसिस पर। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज यूज्ड। और जितना हमने अभी पढ़ी पॉवर्टी, जो हमने 9 फीचर्स भी पढ़े, दैट वर ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिलेटिव पॉवर्टी। In relative poverty, poverty is considered in relative terms, that is in the comparative terms, and is related to the distribution of income or the consumption expenditure. यूएसए में इनकम लेवल क्या है, कंजम्पशन लेवल क्या है, इंडिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, चाइना में क्या। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल डिसाइड कि कौन सी कंट्री ज़्यादा पुअर है, लाइक दैट। दिस कॉन्सेप्ट इज रेलिवेंट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। एक तो हो गया ये जनरल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिक्स ऑफ स्पेसिफिक एंड एग्रीगेट कैटेगरी, या जिसको हम नाम देते हैं टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी इसको बोला जा सकता है। देखिए ये चीज़ पूरी एनसीईआरटी में बहुत वर्स्ट तरीके से उन्होंने कोशिश करी है कि बस दिमाग घुमाया जाए। हमें खुद को, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट अलोन मी, हम 3 बड़े अच्छे लोग बैठे हुए थे और 2 जो थे वो तो मेरे से भी ज़्यादा क्वालिफाइड। और उसके बाद ये चीज़ हमें 3 दिन में लगी डेवलप करने में। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज़, इसकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करिएगा। रिस्पेक्ट का मतलब इसे पढ़िएगा और आगे पास ऑन करिएगा अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को। देखिए नॉलेज किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता। आप मेरे से अच्छे बन सकते हैं और आपसे भी अच्छा फिर कोई बन सकता है। जो जितना ऑब्जर्व करेगा, पढ़ेगा, वो उतना अच्छा बनेगा।
और कभी भी चीज़ें अगर आपको ज़्यादा गेन करनी है तो उसे अपने तक मत रखिए, जितना आप बांटेंगे उतना अच्छा रहेगा। नेचर का रूल है, जितना आप आगे दोगे उससे ज़्यादा आप पे पास ऑन होगा। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंड एग्रीगेट कैटेगरी या टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसमें हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्रॉनिक, ट्रांसिट और नो पुअर। क्रॉनिक को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर। Who may sometimes have a always poor जो हमेशा गरीब है, usually who have sometimes have a little more money, like casual workers सीजन के टाइम पे हो जाती है उन पे। ट्रांसिट में churning poor who regularly move in and out of poverty, small farmers, seasonal workers। occasional poor who are rich most of the time but sometimes have a patch of bad luck। मतलब जनरली गरीबी रेखा से बाहर रहते हैं। रिच का मतलब आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन, कोई वैसे रिच नहीं है बट कभी कभी बैड लक हो जाता है तो उसमें भी आ जाते हैं। और एक जो नॉन पुअर है, नेवर पुअर। चार्ट से समझने की कोशिश करें, ये पॉवर्टी लाइन है अगर आप ध्यान से देखें। क्रॉनिक में ऑलवेज पुअर तो हमेशा इससे नीचे रहेंगे। यूजुअली में क्या देखा हमने, हु में समटाइम्स हैव अ लिटिल, समटाइम्स, तो देखिए ये लाइंस तो बनी है लेकिन एक लाइन सिर्फ ऊपर जा रही है टू शो दैट समटाइम्स। चर्निंग आते जाते रहेंगे, गरीबी से नीचे, गरीबी से ऊपर, गरीबी से नीचे, गरीबी से ऊपर, नीचे ऊपर। ओकेजनली, जनरली उससे ऊपर है लेकिन एक आध बार नीचे चलेगा, देख रहे हैं। और नेवर पुअर पॉवर्टी लाइन से ऊपर। तो ये चार्ट आप अपने हाथ से एक बार बना लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं, इससे पूछा जाता है कि काइंड्स ऑफ पुअर, नॉन पुअर, ये आपको बताना है। कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, हाउ पॉवर्टी कैन बी कैटेगरी, जनरल क्लासिफिकेशन ये है। और अगर पूछा जाता है तो दोनों ही लिख के आएंगे। टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी पूछा जाता है तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन करेंगे। पूरी R&D करके, अच्छी खासी कंसल्टेंसी करके, सब कुछ करके इसे डेवलप किया है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ये टॉपिक जो है आपकी बुक में बहुत अलग अलग जगह उन्होंने डिवाइड कर रखा है, लेकिन हमने उसको एक जगह समराइज़ करने की कोशिश की है। फटाफट इसको करिए, उसके बाद हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन पे। चलिए बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। देखिए, गरीबी नापने के बहुत तरीके हैं और हिंदुस्तान के अंदर तो आप किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं, उसके ऊपर इकोनॉमिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, कम टू द मेन पॉइंट। अब यहाँ पर आपको 8 तरीके बताए गए हैं कि कैसे आप पॉवर्टी लाइन जो है मेज़र कर सकते हैं। और हम हिंदुस्तान में कौन सा यूज़ करते हैं, दैट इज़ द MPCE, दैट इज़ द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, वन इज़ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो भी कैलोरीज हैं 2100 और 2400, उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर लेते हैं और डिफाइन कि इतनी कैलोरीज लेने के लिए, क्योंकि देखिए महंगाई हर साल होती जा रही है तो ये फिगर हर साल चेंज होती रहती है। तो जो भी कैलोरीज का इंटेक है 2100 और 2400 एज द केस में भी, उसको हम मॉनेटरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं कि वही जो कैलोरीज हैं अगर अर्बन एरिया और रूरल एरिया के अंदर कंज्यूम करनी है तो कितनी इनकम होनी चाहिए। तो जो उससे कम कमा रहा होता है उसको हम बोल देते हैं कि भैया वो गरीब है। जो उससे ज़्यादा कमा रहा है या उतना कमा रहा है तो वो BPL से बाहर है, वो गरीब नहीं है। इसके अलावा बेसिक एजुकेशन पे कितनी एक्सेसिबिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेस टू रिसोर्सेज। अगर आप देखें ना, एक बड़े तरीके में है ये। अभी हम फर्स्ट कैटेगरी पे हैं जहाँ हम मेज़र कर रहे हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में लोग इससे बाहर हो जाएंगे ना कि हर किसी को मिनिमम कैलोरीज के लिए जो इनकम चाहिए वो मिल रही है, उस दिन हम बात करेंगे कि लोगों का एक्सेस बेसिक एजुकेशन पे कितना है, उस बेसिस पे गरीबी निकालते हैं। फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अभी तो हम पॉइंट नंबर 1 को ही सही से पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आगे की बात करना जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेमानी है। हाउएवर, ये 8 तरीके आपको पता होने चाहिए। So the government in our country uses monthly per capita expenditure as proxy for income of household to identify, as proxy मतलब as a tool आप कह सकते हैं। In simple words, the section of the society who will be unable to spend certain amount on consumption expenditure shall be regarded as poor। अब इसके क्रिटिक्स भी हैं। क्रिटिक्स ये हैं कि आपको ये तो पता लग जाएगा कौन गरीब है, बट उसमें भी वेरी पुअर कौन है, पुअर कौन है, आप नहीं पता लगा सकते क्योंकि सबको आप एक ही चश्मे से देखेंगे, एक ही चश्मे से। तो कम टू द पॉइंट, आपने ये निकाल लिया कि इस इनकम से जो कम कमा रहा है उसको हम गरीब बोलेंगे, लेकिन
उसमें भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, कोई उसको अप्रोचिंग हो, उसका 90% कमा रहा हो सकता है कोई उसका 10% ही कमा रहा हो। तो जो भी आपने लिमिट सेट करी, अगर उसका कोई 90% कमा रहा है, वो पुअर तो है बट वो वेरी पुअर नहीं है। बट जो आपने लिमिट सेट करी है उसका अगर कोई 10% कमा रहा है तो वो वेरी पुअर में है। और अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज डाइवर्ट होने चाहिए, वेरी पुअर को ज़्यादा मिलने चाहिए, पुअर को कम मिलने चाहिए, वो डाइवर्जन उन रिसोर्सेज का सही तरीके से नहीं हो पाएगा। सो critics की अगर बात करें, economists and scholars argued their basis as the mechanism being adopted by the government grouped all the poor together and does not distinguish the very poor and the other poor. Also the basis in which consumption expenditure is calculated are questionable. हाँ, ये बात भी 2100-2400 कैसे निकाला आपने, काफ़ी लोगों को इस पर एतराज़ रहता है। जब आप हाई लेवल पे जाएंगे तो इसकी डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे। Major drawback, this estimation help in determining the poor, but the government will not be able to determine which sector of the society must be taken special consideration for their development. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हेड काउंट रेशियो। ये क्या होती है? जितने गरीब हैं उनके हेड, मतलब जितने लोग हैं एग्जैक्टली, टोटल पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में और जितने लोग गरीब हैं उसे न्यूमिनेटर में। इससे आप जो आप रेशियो निकालते हैं दैट इज हेड काउंट रेशियो, वेयर द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। ध्यान से पढ़िए इसको, वेयर द नंबर ऑफ पीपल पुअर इज एस्टिमेटेड, नंबर ऑफ पुअर आप एस्टिमेट कर रहे हैं कैसे? एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल मतलब एज ए परसेंटेज ऑफ पीपल, लोगों का वो हिस्सा जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है। जब आप नंबर ऑफ पुअर्स वैसे निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपका पूरा होता है टॉपिक। इसके बाद एक बार ये जो डेटा है इसको रीड आउट कर लीजिएगा अपनी रेफरेंस के लिए जस्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी की। चलिए बात करते हैं अब कॉजेस ऑफ पॉवर्टी को। देखिए यहाँ पर हमने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द वेरी फर्स्ट स्टेज इज पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, द सेकंड इज इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल रीजंस एंड थर्ड इज अदर। तो एक एक करके हम सब पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए कॉलोनियल रूल के दौरान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पे हमारी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, ब्रिटिशर्स ने उसका क्या हाल किया हमें पता ही है। इंडस्ट्रीज़ उन्होंने यहाँ पे डेवलप नहीं होने दी और जो भी डेवलप होने दी वो अपने फ़ायदे के लिए डेवलप करी। उसमें उनका कहीं भी ये मकसद नहीं था कि हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा मिलना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो अटेम्प्ट किया कि जो एग्रीकल्चर है उसका लैंड है उसका इक्वल डिवीजन हो जाए, जो रियल सॉइल टिलर्स हैं बेसिकली उनको लैंड मिले, लेकिन वो भी जितना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होना चाहिए था जहाँ जहाँ उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। प्लस अप टू 1991 जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत थी वो भी हमें खास देखने को नहीं मिली। तो एक ऐसा विशेष सर्कल में फंस गए कि जिससे निकल पाना इतना आसान नहीं था। दो अगर हम बात करें जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर और आज का सिनेरियो देखें तो लगभग 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गई है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ एक स्पीड अप पेस दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। तो आइए देखते हैं। देखिए जितना आपको यहाँ बताया गया है ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ ना करें, नहीं तो वो आपके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। सो सबसे पहले पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। इन ब्रिटिश राज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज engaged in agriculture sector and was being exploited due to self-centered policies of Britishers, leading to weakened economic conditions of the farmers and merchants and money lenders becoming large land owners। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर 1 में। The declining industrial sector and paralyzed foreign sector also resulted in lowering the standard of living, क्योंकि वो भी सब ब्रिटिशर्स के लिए था, of the Indian and drain of Indian wealth। भैया सच बात है, जो लंदन आज बना हुआ आपको दिखता है ना, जिसके आप लोग बोलते हो आहा लंदन देखा, पेरिस देखा, वो हिंदुस्तान से चुराई हुई सारी मनी पे बना हुआ है। आप समझ लो कितना पैसा था हिंदुस्तान पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड इक्वली
in order to improve agriculture sector, but this step was not successful, as in some states it was not going to implement properly, and in states which it has been implemented didn't get the beneficial result. ठीक है. उसके बाद इनकम ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स वर सब्सटैंशियली बिलो एवरेज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो उनको मिले भी इनफर्टाइल लैंड थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, लैक ऑफ फंड्स जितना चाहिए वो नहीं था. ठीक है, गवर्नमेंट ने, हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत चीज़ें करी जिसकी वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए, लेकिन उसका भी फ़ायदा एग्रीगेट बेसिस पे तो देखने को मिला, लेकिन अगर आप कहें कि हर फार्मर को उसका फ़ायदा पहुंचा, ये कहना भी गलत होगा. सच लो लेवल ऑफ इनकम वॉज नॉट इनफ टू मीट द फार्मर्स फैमिली बेसिक नीड्स एंड वर ट्रैप्ड इन डेट एंड टर्न्ड आउट टू बी ट्रैप्ड इन मिसरेबल कंडीशन, thus कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू इनएबिलिटी टू रीपे द डेट एंड टैकल अदर प्रॉब्लम. देखिए, ये जो है पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, इस पे शॉर्ट नोट 3 से 4 नंबर का आ सकता है, और इसमें कोई भी पॉइंट प्लीज़ मत कट करिएगा कि ये छोड़ दूँ, ये कर लूँ. ये ऑलरेडी जितना होना चाहिए उतना ही है, इसको इससे ज़्यादा मत कंसाइज करिएगा और ऐसे ही पॉइंट्स में लिख के आइएगा. फटाफट पहले आप ये पॉइंट तैयार कर लीजिए, उसके बाद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल पे आते हैं. इसकी यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, इन द स्टेट्स इन विच इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड डिडंट गेट द बेनिफिशियल रिजल्ट, यहाँ पे इन विच कर लीजिएगा. ठीक है, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेस. देखिए, इकोनॉमिक की जब भी बात आती है तो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मनी. देखिए, किसी ने कहा है कि पैसे को कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, और ये बात गलत नहीं है. फार्मर भी अगर कुछ चीज़ प्रोड्यूस करता है, उसे मार्केट में बेचता है, तो उसे पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सीड्स के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर, मेन्योर, कुछ भी, उसको भी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. अब ना उनके पास उतनी कैपिटल है, ना उनके पास इतनी इनकम आती है कि उसका कुछ पार्ट वो सेव कर सके. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो गरीबी का एक सर्कल है वो हमेशा उसके अंदर फंसे रहते हैं. सेकेंड चीज़, अगर आप बात करें कि गवर्नमेंट इनको बाहर क्यों नहीं निकालती इससे, या गवर्नमेंट क्यों नहीं अटेम्प्ट करती, तो हिंदुस्तान के अंदर एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम बनाती है, पॉलिसी बनाती है कि ठीक है, नाउ अप टू दिस टाइम हम गरीबी रेखा से इन लोगों को बाहर ले आएंगे, उस परिवार में उतने लोग और पैदा हो जाते हैं. ये फैक्ट है. आप देखिए, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बट वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इनकम थोड़ी ना हिंदुस्तान में. अभी हमारी 5th रैंकिंग अब जाके हुई है, और टारगेट है कि ठीक है 4th 3rd पे आना है. वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन और इनकम वाइज हम 5th रैंक पे खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये इतनी वाइड स्प्रेड जो आपको पॉवर्टी देखने को मिलती है, वो उसका एक कॉज होगा. So economic causes due to low capital formation, lack of capital, lack of infrastructure facilities against पॉपुलेशन प्रेशर. देखिए, ये चीज़ कंपैरेटिव है, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हिंदुस्तान में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, डिमांड नहीं है, एंड अगेंस्ट पॉपुलेशन प्रेशर. जिस हिसाब से पॉपुलेशन प्रेशर है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मेरे हिसाब से आज हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है. Poverty is likely to be widespread. India has second largest population in the world, and every 6th person in the world is an Indian. Growth of economy need to be at par with the population growth to reduce poverty level. ये बहुत बड़ी चीज़ है. देश का डेवलपमेंट उसी रेशो से होना चाहिए जिस रेशो से पॉपुलेशन डेवलपमेंट है, अदरवाइज आप हर सेगमेंट तक बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएंगे. इसके बाद है सोशल कॉज. सोशल कॉज इज लाइक बेसिक एजुकेशन नहीं है. बेसिक एजुकेशन होने की वजह से वो बेसिक स्किल्स जो होने चाहिए वो नहीं, और जब तक बंदे पे स्किल नहीं होंगे वो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, या वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ पाता, और कभी गलती से आ भी गया तो दोबारा से उस गरीबी रेखा में चला जाता है. So due to lack of basic education, not having adequate skills, the industrial sector was not able to absorb people of poor sections. भाई, इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुछ तो स्किल्स आप पे होने चाहिए. Also due to lack of knowledge among people about social welfare schemes, poverty widespread. अब इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन लोगों एजुकेशन ही नहीं, तो उन स्कीम्स को क्या समझेंगे आप. और देखो कितनी सरकास्टिक बात है कि आप और मैं बैठ के रूरल पॉवर्टी के लिए जो पॉवर्टी रिमूवल की स्कीम्स है उस पर डिस्कशन करेंगे,
जबकि आपको और मुझको ज्ञान हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका ज्ञान होना किसको चाहिए? जिसको उसकी ज़रूरत है। और हिंदुस्तान के अंदर जिसको इस स्कीम की ज़रूरत है उसी को इसका ज्ञान नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा सोचें तो आपको समझ में आएगा। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स सोशल एक्सक्लूजन, लाइक मोस्ट मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स। ये क्या है? जो बेसिकली सोशल एक्सक्लूजन्स हैं, आपको पता है वैसे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर, और प्रॉपर इसके ऊपर लॉस भी बनाए गए हैं, कानून भी बहुत अच्छे से कोशिश की जा रही है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन एक जो सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है एससी का या ओबीसी ट्राइब्स का, एसटी का, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए। दो अब कोटा सिस्टम है और गवर्नमेंट इस प्लानिंग की कोटा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में भी आए एससी एसटी ओबीसी के लिए, गवर्नमेंट में तो अभी है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए आप शहरों में रहते हैं, आपको दिखता है कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन गांव में आज भी आप जाएं तो इस तरह का भेदभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये लोग जो अपना एक इनकम लेवल उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे बाहर नहीं निकल पाते। उसके बाद पॉलिटिकल कॉज, इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने अभी लेटेस्ट लिया है। एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझाएं तो पॉलिटिक्स चाहती है कि गरीब गरीब ही रहे, क्योंकि जिस दिन वो अमीर बन गया, अमीर बनने के लिए उसे नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए तो उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या मेरे अगेंस्ट में और क्या मेरे फेवर में है। फिर वो सोच समझ के वोट करेगा, और सोच समझ के वोट करेगा तो फिर पॉलिटिक्स का नुकसान होगा। इफेक्ट बात यह है, अगर आप समझना चाहें बुक में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज के भी देखिए अपने इंटरेस्ट है, वो हमेशा रिसोर्सेज को वहाँ एलोकेट करते हैं जहाँ उन्हें पता है उनका वोट बैंक है। जहाँ वोट बैंक है वहाँ सब कुछ है, जहाँ वोट बैंक नहीं है कुछ नहीं है। आपको मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में स्कीम निकाली, मॉडल विलेज स्कीम, जिसमें हर एमपी को अपने एरिया के जो गाँव थे उनको अडॉप्ट करना था और उस गांव को अडॉप्ट करके उसका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करना था। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें कि कितने एमपीज़ ने उसमें डेडिकेटली काम किया, इंटरेस्ट दिखाया, तो आपको दिखेगा कि ये स्कीम सिर्फ पेपरों पे थी, जिसका कोई ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के नहीं आया। जबकि स्कीम का मॉडल बहुत अच्छा था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ। So political vested interests are also responsible for widespread poverty in the economy. People are not getting equal opportunities and access to resources. Rural people who migrate to urban areas in search of employment and livelihood, they are either unemployed or employed as casual laborers. और जो casual laborers होते हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, most vulnerable in society as they have no security, no asset, limited skills and no surplus to sustain. तो इसके ऊपर आपसे इनफैक्ट 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉसेस को। उसके बाद हम बात करेंगे अदर कॉसेस की। चलिए बात करते हैं अदर कॉसेस की। अदर कॉसेस बेसिकली जो आपने पढ़ा, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, उसी में से ही निकले हैं, कोई स्पेसिफिक अलग से नहीं है, बस उसी चीज़ को और मोर स्पेसिफिक वे में अब हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया, प्लान करे, लोगों को निकाले, इनकम जनरेशन हो, सब कुछ है। देखो जीडीपी भी तो हर साल बढ़ता ही है, जीडीपी की ग्रोथ रेट आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम इज व्हाट, पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ रही है। इलिटरेसी बहुत है लोगों में, एजुकेशन सिस्टम तो गवर्नमेंट ने 14 ईयर्स तक राइट टू एजुकेशन कर दिया है कि कम से कम उससे पहले कोई भी किसी बच्चे से काम नहीं करवा सकता, बाल मजदूरी नहीं करवा सकता, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका उतना सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो देखिए दोनों पढ़ते हैं एक बार। द कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। और मैं आपको बता दूं, सून गुड न्यूज़ है, चाइना को पीछे करने वाले, हम नंबर 1 होने वाले। एज इट रिड्यूस इनकम ग्रोथ एंड वेलबींग। इलिटरेसी, हाई लिटरेसी रेट्स लीड टू लैक ऑफ स्किल्स इन द मैन पावर विच फोर्स देम टू टेक अप टू द लो पेड जॉब्स एंड दे आर अनेबल टू एम्प्लॉयड अंडर द न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये बात बहुत कॉमन है। मैं आपको बताऊं, एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा डाउन है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें इम्पार्ट नहीं की जाती, जिससे, या की जाती है तो कई बार स्टूडेंट्स नहीं सीखना चाहते, दोनों ही बातें, जिसकी वजह से कई बार हम अपने ऑफिस में भी देखते हैं कि दैट इवन द स्टूडेंट इज़ क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, लेकिन हम उसे जॉब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो एक रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम स्किल्स की उसके पास नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट है हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में जितना इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उतना नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में देखने को मिलती है वो आपके सामने है। द स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अनेबल टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी लीडिंग टू इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट rates and casual labor. Lack of job opportunities also lead to situation of brain drain in India, as the educated youth need to be moved to more developed countries in search of jobs. यहाँ पर मैं एक चीज़ भी बताना चाहूँगा, कई बार कोटा सिस्टम होने की वजह से भी दिक्कत आती है और लोग जो है माइग्रेट करते हैं। उसके बाद इन डेप्टनेस, ये क्या है, बेसिकली लोग उधार लेते हैं, फिर उस पर हैवी इंटरेस्ट रेट होते हैं, फिर उसको पे करने के लिए और लोन लेते हैं, फिर उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए और लोन लेते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इस सर्कल में बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। सो पीपल बीइंग एम्प्लॉयड एज कैजुअल लेबरर्स और बीइंग एम्प्लॉयड फोर्स देम टू बोरो मनी, एंड द फार्मर्स ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर बोरो मनी दैट टू हाई एट इंटरेस्ट रेट विच लेड टू इंडेप्टनेस कॉजिंग पॉवर्टी। इन्फ्लेशन बहुत है देश में, इन्फ्लेशन 5% तक सफिशिएंट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री के लिए नुकसानदायक है, जिससे आपकी मनी की पावर कम होती है, परचेजिंग पावर। देखिए 100 रुपये, अब 100 रुपये में आप लास्ट ईयर जितना सामान ला सकते थे, इस साल उतना नहीं ला सकते, उसके लिए आपको 102, 104, 105 रुपये चाहिए। तो जो आपकी 100 रुपये की ताकत थी, परचेजिंग पावर थी, जितना आप उससे लास्ट ईयर सामान ला पा रहे थे उतना इस साल नहीं ला पा रहे। तो इनकम कॉन्स्टेंट है, इनकम इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। हाँ, अगर इनकम भी इन प्रपोर्शन टू इन्फ्लेशन बढ़े तो शायद ये लोगों को दिक्कत ना आए। द इंक्रीज इन प्राइस स्पेशली इन एसेंशियल कमोडिटीज हैज लीड टू मोर डिफिकल्टीज फॉर द पुअर, लीडिंग टू लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इनइक्वालिटी इनकम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत गरीब, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अदर कॉजेज में ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं था, लेकिन हाँ, ये आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेज, जहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। बट इतना बता दूँ, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी से 100% क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कौन से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन। देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं करी, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू कोशिश करी कि हिंदुस्तान से पॉवर्टी को रिमूव किया जाए। और यही वजह है कि जब हम देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश में 70% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, जो कि आज डेटा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है। अब गवर्नमेंट ने जो भी एफर्ट्स किए, जो भी डिफरेंट अप्रोचेस ली, उसके अंदर जो जो प्रोग्राम्स रन किए, वो हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले गवर्नमेंट की थी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। देखो, नाम से ही पता लगता है ग्रोथ, कि इंडिया की ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगी तो उसका फ़ायदा सबको मिलेगा, और जब सबको फ़ायदा मिलेगा उसका, तो ऑब्वियसली लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठेंगे, लोग गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, गरीबी से बाहर आएंगे। इसमें गवर्नमेंट का होल सोल फोकस ये था कि किसी भी तरीके से हमें देश का जीडीपी इंक्रीज करना है, क्योंकि जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसका मतलब वैल्यू एडिशन बढ़ रहा है, फैक्टर पेमेंट्स बढ़ रही हैं। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं अब बहुत, क्योंकि आप नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन जैसे चैप्टर कर चुके हैं। तब थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अगर हम यूज़ करें तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, इंडियन इकोनॉमी मैक्रो के बाद ही करें, उससे पहले करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। चलिए, तो अगर ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगा, जिससे वैल्यू एडिशंस बढ़ेंगे, फैक्टर पेमेंट्स बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं सबका फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट का ऐसा सोचना था, लेकिन इसमें भी फेलियर देखने को मिला। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? देश की बढ़ती पॉपुलेशन। जिस स्पीड से हमारे देश का जीडीपी बढ़ता है, उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा हमारे देश के पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसका बेनिफिट जो है सब तक नहीं पहुंच पाता। और दूसरी चीज़, अगर आपको याद हो, नेशनल इनकम में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जीडीपी एंड वेलफेयर, जहां हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर जीडीपी बढ़ता है तो उससे सबका वेलफेयर हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। जिसमें आपने देखा था कि जीडीपी होता है कि देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, बट प्रोडक्शन कैपेसिटी कौन बढ़ा रहा है, उसका फ़ायदा सब तक पहुंचे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जिसके अंदर मोटी मोटी बातें, टारगेट क्या था, ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी बढ़ेगा, सबको उसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दो ग्रीन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट ने इसमें किया, इसमें गवर्नमेंट ने लैंड ओनरशिप प्रोवाइड करी जो सॉइल टिलर्स थे उनको, लेकिन उसका जिस हद तक फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो आइए रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है। This approach focus on the increase of economic growth by accelerating the GDP and per capita income so that overall increment in economic development would reach every section of the society, thus developing the poor and backward sections of the society also. During 1952, after the launch of first 5-year plan, government decided to develop the rural areas by introducing the land reforms, but it was not successful due to lack of proper implementation in most of the states. Rapid infrastructural development and introducing the green revolution in India, government attempted to increase the productivity in industrial and agriculture sector and thus expected that such reforms shall be beneficial for the underprivileged section also. But as we know that overall growth and betterment of agriculture and industrial sector was not such appreciable, जो कि हमने ऑलरेडी अभी तक डिस्कस कर लिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने सब पढ़ा था, कुछ भी अब ये नया नहीं है आपके लिए। पहले 3 मेन चैप्टर थे आपके जो आप खत्म कर चुके हैं। अब देखेंगे कहीं ना कहीं चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन द पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वाज वेरी लो विच लेड टू इंक्रीज इन द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। ग्रीन रेवोल्यूशन हैड रिजल्टेड इन ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का भी हमने देखा जो फायदा है कुछ स्टेट्स को मिला जिसमें पंजाब सबसे आगे था, एंड डिफरेंसेस इन बिग एंड स्मॉल फार्मर्स। क्यों, उसमें हमने कारण पढ़े थे, क्योंकि उसके अंदर आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए थे, एक लेवल तक सब्सिडाइज रेट पे वो मिल रहे थे, लेकिन किसको मिल रहे थे वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। Thus it has been argued by many economists that benefits of economic growth have not been spread to the poor. तो ये नहीं कह सकते पूरे ही नहीं पहुंचे, लेकिन जिस हद तक पहुंचने चाहिए थे उस हद तक नहीं पहुंचे। तो दिस इज योर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी चीज़ इसमें से आप छोड़ नहीं सकते, बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं वर्क जनरेशन अप्रोच। देखिए हमने पहले ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ली, लेकिन उसका फायदा जितना पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंचा। तो देखिए कोई भी स्कीम जब अप्लाई की जाती है ना, उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स निकल के आते हैं और फिर उसके बेसिस पर हम कुछ बेटर डिसीजन लेते हैं कि कैसे उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ग्रोथ मॉडल पे फोकस किया, लेकिन ग्रोथ का फायदा गरीबों तक जितना पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच रहा था। तो हम आए वर्क जनरेशन अप्रोच में। वर्क जनरेशन अप्रोच में हमने सीधे जो गरीब लोग थे, जिनको जरूरत थी, जो जरूरतमंद थे, उनको अप्रोच किया और उनको हमने काम प्रोवाइड करना शुरू किया। इसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स स्टार्ट करी, ठीक है, ये तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इन ऑर्डर टू डेवलप द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच वाज नॉट सक्सेसफुल, देयरफॉर द पॉलिसी मेकर स्टार्टेड थिंकिंग देयर अल्टरनेटिव्स एंड थॉट द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर कुड बी रेज्ड थ्रू द क्रिएशन ऑफ एडिशनल असेट्स एंड बाय मीन्स ऑफ वर्क जनरेशन। द सेकंड अप्रोच हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5-year प्लान दैट इज 1961 to 66। अब इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नाम से पता लगता है नेशनल फूड फॉर वर्क, being launched in 2004 with the motive to generate supplementary wage employment. Initially it was implemented in 150 backward districts of India. Actually इसका मकसद भी यही था कि लोगों को इतना एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, इतना काम दिया जाए कि उन्हें जो बेसिक फूड, जो रोटी कपड़ा नहीं कहूँगा सॉरी, जो एक 2 वक्त की रोटी चाहिए वो जो है वो अपनी अरेंज कर पाए। अपने मनरेगा सुना होगा जिसके बारे में भी हम डिस्कशन भी करेंगे। मनरेगा जो है, चलो मैं पहले आपको वही पढ़ा देता हूँ। मनरेगा जो है वो 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ था, कांग्रेस की लाई हुई ये स्कीम थी, जिसके अंदर गारंटी दी गई थी कि कम से कम हर गांव में लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। एंड इट वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूं, क्योंकि इससे जो एक माइग्रेशन था दैट इज फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि वहीं पे लोगों को काम कर मिलना शुरू हो गया था। तो लोग माइग्रेट नहीं कर रहे थे रूरल एरिया से अर्बन एरिया पे, जिससे अर्बन एरिया का भी प्रेशर कम हो रहा था। चलिए सबसे पहले यही पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये स्कीम। In order to generate wage employment for the poor and unskilled people living in rural areas, a special initiative has been attempted by the government. In 2005, the Parliament passed a new act to provide guaranteed wage employment to every rural household whose adult volunteer
is to do unskilled manual work for minimum of 100 days in a year, which is known as Mahatma Gandhi National Rural Employment Act. ये पूरी लाइन आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मिलेगा। इसमें होता क्या था, दो फायदे थे। एक तो लोगों को काम मिल रहा था वो अलग, दूसरा उस काम में क्या मिलता था, आपको गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, जैसे सड़क बनानी है या स्कूल बनाने हैं, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे गांव का ही इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मॉनिटरिंग द एंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसी के अंदर ये जो आपका नेशनल फूड फॉर वर्क था ये इनबिल्ट हो गया, ये आगे लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस दीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लान्स इन डिटेल एंड एनालाइज द सिचुएशन। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताऊं इसमें मनरेगा ही है, बाकी पढ़ने हमें सारे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने शुरू किया था, जिसका मकसद था 2 मिलियन जॉब्स रूरल एरिया के अंदर प्रोवाइड करना। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इनिशिएटेड द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ऑन 1 अप्रैल 1995, प्लान टू जनरेट 2 million jobs in the rural area of the country. Under this, financial assistance is provided to the individuals of the age above 18 in the form of bank loans to set up the small industries. देखिए जैसे आपसे कोई एग्जाम में उस पर बोल देगा इस पर शॉर्ट नोट लिखो 2 नंबर का, ठीक है, तो एक तो ये आ सकता है कि आप कोई वर्क जनरेशन अप्रोच के कोई भी 3 प्रोग्राम डिस्कस करो या कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम पूछ सकते हैं। ये इतनी आसानी से आप सोचें कि बस एक बार पढ़ ले हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि देखो जो भी याद कर रहा हूँ, आप बेशक एक दिन में कितनी भी वीडियो देखो, डजंट मैटर, लेकिन अगर आपने उसको देखने के बाद याद करके नहीं लिखा तो अगले दिन आप जो भी पढ़ाई करोगे वो आपके लिए वेस्ट है। आपको याद करके साथ साथ लिख के जरूर देखना है, और अगर आपने ऐसा कर लिया, बिलीव मी, आपको कोई भी नहीं रोक सकता 100 में से 100 लाने में। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन लिख के जरूर देखना। आपको बार बार ये बात बताई जा रही है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री PMRY step initiated by the central government to provide financial assistance to the educated yet unemployed from low income families in both rural and urban area। जो educated है लेकिन unemployed है और लो फैमिली ग्रुप से है अर्बन और रूरल एरिया में, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बेसिकली शुरू किया। फॉर सेटिंग अप द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स, देखिए दोनों के अंदर अगर आप देखिए तो यहाँ भी बैंक लोन दे रहे थे कि आप छोटे मोटा बिजनेस स्टार्ट करें, और यहाँ पर भी क्या था कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ PMRY प्रोग्राम वाज टू एस्टेब्लिश 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑन टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए व्हाट वी कैन डू इसकी आपको सिंप्लीफाई करके प्रोवाइड कर दिया एंड आपको समझा दिया कि चीज़ क्या है। अल्टीमेट मेहनत आपको करनी है, एंड प्लीज़ इन चीज़ों को करिए, याद करके साथ साथ लिखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अच्छा एक और बात बताना चाहूँगा, जो बच्चे UPSC करना चाहते हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे UPSC गवर्नमेंट एग्जाम्स में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए तो बस ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। This scheme was established with an objective of creating employment opportunity, both self-employment and wage-employed in urban areas. Please underline in urban areas. ये क्या था, both rural and urban areas, ठीक है, ये था rural area और ये क्या है urban area। ये बात ध्यान रखना है, कहीं भी 1 नंबर के क्वेश्चन में फंसा सकता है। Which came into effect from 1 December 1997। और इसमें 2 स्कीम थी, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। This approach also motivated people to form self-help groups which aid in generating employment opportunity। ये होते क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप, बेसिकली कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, 10-12 लोग एक दूसरे को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि भैया सपोज मुझे पैसों की ज़रूरत है तो उन्होंने मुझे पैसा दे दिया, एक बार मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया, फिर थोड़े दिनों बाद मेरे पास पैसा आया मैंने वापस कर दिया, फिर वही पैसा किसी को ज़रूरत थी उसको दे दिया। तो इस तरीके के छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और यही लोग इस स्कीम के थ्रू फिर लोन लेके अपना आगे बिजनेस कर पाते थे। देखिए अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज फाइनेंशियली इंटरमीडिएरी कंसिस्टिंग ऑफ जनरली 10 to 20 लोकल पीपल।
देखो क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप? इनिशियली द मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एनकरेज टू सेव स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड लेंड अमंग देमसेल्फ। वो छोटे छोटा पैसा सेव किया और एक दूसरे को उधार दिया एज स्मॉल लोन। लेटर ऑन दीज एसएचजी ग्रुप कैन टेक फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक टू स्टार्ट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वेंचर। ठीक है, तो बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उनको बड़ा फायदा मिला किससे? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से। ठीक है, इसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, implemented for self-employment program now being reconstructed as National Rural Livelihood Mission। प्लीज इसको आप देख लीजिएगा कि अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका नाम जो है क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देखिए एक बार में याद नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि यहाँ पर क्रैमिंग वाली चीजें हैं। अ सिमिलर प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हैज ऑल्सो बीन इन प्लेस फॉर अर्बन एरिया। ठीक है, तो यही एक सिमिलर चीज अर्बन एरिया के लिए भी की गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मनरेगा करो, इस पे तो आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो सबसे, फिफ्थ, फर्स्ट एंड सेकंड ये तो एकदम सुपर सॉलिड आपके तैयार होने चाहिए। अगर आप बात करें थर्ड और फोर्थ की, कंपैरेटिवली लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेफिनेशन अच्छे से आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो अभी आपने 2 अप्रोच पढ़ लिए। इसके बाद थर्ड हम बात करेंगे प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज अप्रोच। लेकिन प्लीज आगे बढ़ने से पहले इतना याद करके लिख जरूर लीजिए। चलिए बात करते हैं प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज अप्रोच। इसके अंदर बेसिकली लोगों को कुछ बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। देखो सबसे पहला था ग्रोथ, कि ग्रोथ का फायदा मिले। फिर क्या था? लोगों को काम देना शुरू किया। अब काम देने से भी जितना फायदा मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो क्या किया? क्या काम क्यों दे रहे थे? बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए ना, कि वो बेसिक एमिनिटीज अफोर्ड कर सके। तो गवर्नमेंट ने स्कीम में क्या किया? लोगों को बेसिक एमिनिटीज ही प्रोवाइड करनी सीधी शुरू कर दी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो अब राशन की दुकान है, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं। तो आइए, द थर्ड अप्रोच एम्फेसिस द फैक्ट ऑन प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, दैट इज मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज टू पीपल सच एज फूड, क्लोथ, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड बेसिक एजुकेशन, जिसमें सरकारी स्कूल हैं, आपके सरकारी अस्पताल हैं, राशन की दुकानें हैं। और आपको पता है इस पे कितनी बड़ी डिपेंडेंसी हमारे देश की पॉपुलेशन की है। सिंस इंडिपेंडेंस एंड ड्यू टू कॉलोनाइजेशन एडवर्स अफेक्टेड इकोनॉमी, द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल हैव बीन लो। Thus, government aimed at providing basic amenities to the poor so that improvements can be made in the standards of living of the poor. Objectives क्या थे? ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Subsidizing the price of food grains in order to provide a basic necessary diet. आज भी अगर हम बात करें तो राशन की दुकान पे 3 रुपए गेहूं किलो जो है वो गेहूं मिलता है, 5 रुपए किलो चावल मिलता है, जो कि काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन देखिए इनकम दी और उसी इनकम को खर्च भी करवाया और जो चीजें प्रोवाइड करवाई सस्ते रेटों पे करवाई। अच्छा तरीका है काफी। क्रिएटिंग सिक्योर एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सो एज टू क्रिएट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। प्रोवाइडिंग देम विद बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इसको ठीक कर लीजिएगा, सो बाय की जगह होगा बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। आपको पता है गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट आपको हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं। हेल्प देम टू गिव एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन एंड इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी लेवल। अब ये कैसे पूरा किया? तो बेसिकली इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 मेजर प्रोग्राम्स रन किए, एक पीडीएस, एक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसको भी यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, दिस विल नॉट बी 3, दिस विल बी 2। थोड़ा 2 करेक्शन होगा, एक पेज में देख रहे हो। चलिए, द 2 मेजर प्रोग्राम्स दैट एम एट इंप्रूविंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्रोवाइडिंग अ न्यूट्रिशनल डाइट। अब क्या था मैं आपको बताता हूँ। पीडीएस, इसमें क्या होता है? राशन की दुकानें बेसिकली गवर्नमेंट जो है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आटा, दाल, चावल, चीनी, बहुत सस्ते रेटों पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका राशन कार्ड बना होता है, उनको प्रोवाइड करवाती है। सो इट इज अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ राशन शॉप्स दैट प्रोवाइड फूड एंड नॉन फूड आइटम्स इन द बैकवर्ड एंड पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नॉन फूड आइटम्स में लाइक केरोसिन ऑयल भी जो है वो उसके थ्रू मिलता है। तो जरूरत की सारी चीजें कोशिश की जाती है पीडीएस के थ्रू प्रोवाइड की जाए। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके अंदर 3 स्कीमें हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम और किशोरी शक्ति योजना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम क्या? इट इज अ स्कीम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्लीज फर्स्ट फूड लिख लो इस पे आप, फर्स्ट, सेकंड इज प्री स्कूल एजुकेशन, थर्ड इज बेसिक हेल्थ केयर। 3 चीजें प्रोवाइड की जाती है किसको? उन बच्चों को जो कि अंडर 6 ईयर्स हैं ऑफ एज एंड देयर मदर्स। अब मदर्स को क्या?
मदर्स को खाना मिलेगा, ठीक है, बच्चे की टेक केयर कैसे मिले, ये एजुकेशन मिलेगी। अब एजुकेशन ये थोड़ी ना होती किताबें पढ़ें सिर्फ। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, 3 चीज़ें हैं, फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर, किसको, 6 साल तक के बच्चों को और उनकी माओ को। फिर मिड डे मील स्कीम, जिसके अंदर स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है एक टाइम का। दिस स्कीम इज इंट्रोड्यूस विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग मील टू द स्कूल चिल्ड्रन एंड देयरबाय इंक्रीजिंग देयर अटेंडेंस इन स्कूल सो दैट बेसिक एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू दीज चिल्ड्रन। और ये बात बहुत फैक्ट थी कि जब गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की, गांव में क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कई बार अलाउ नहीं करते कि आप स्कूल जाओ, और खासकर तब जब फसल काटने का टाइम आता है कि भैया, ये मैं ये नहीं कह रहा हर पेरेंट, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते, कहते हैं खेत में काम करो, नहीं तो खाना कैसे खाओगे। तो जब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया तो देखो पेरेंट्स के दिमाग में एक टेंशन खत्म हुई कि भैया खाना तो वहाँ मिल ही जाएगा, बच्चों को तो मिल जाएगा एटलीस्ट, और अपने भर का वो गुजारा चला लेंगे। तो इस वजह से रियली देखा गया कि बच्चों की जो अटेंडेंस थी वो स्कूल में ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई, स्पेसिफिकली इन रूरल एरिया। ये बात एकदम सही लिखी हुई है इसके अंदर। किशोरी शक्ति योजना, ये बेसिकली टीनेजर जो गर्ल्स होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, उनके लिए स्टार्ट की गई। दिस स्कीम बीइंग लॉन्च्ड विद द पर्पस टू एम्पावर एडोलेसेंट गर्ल्स, दैट इज टीनेजर आप लिख सकते हैं, सो एज टू एनेबल देम टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइव्स। देखिए इसमें उन्हें लाइफ स्किल्स, कैसे न्यूट्रिशन फूड खाना है, कैसे अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, ये सारी बातें सिखाई है। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक नारी, एक स्त्री अगर पढ़ती है तो पूरी की पूरी फैमिली पढ़ती है, क्योंकि एक घर में किसी भी गर्ल का या लेडी का एजुकेटेड होना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो एजुकेटेड है तो नेक्स्ट जनरेशन पूरी बाय डिफॉल्ट एजुकेटेड होगी, आप कहीं पे भी कर लीजिए। इसलिए गवर्नमेंट का हमेशा फोकस रहता है गर्ल्स एजुकेशन पे, कि गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। So this scheme being launched with the purpose to empower adolescent girls so as to enable them to take charge of their lives. It is designed to improve their nutrition and health condition. Please underline. Making them aware about the health and hygiene, link them to opportunities for learning life skills and taking initiative to become productive members of the society. तो ये दोनों स्कीम जो कि पार्टली प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज अप्रोच, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले आप इतना याद करके अच्छे से लिख के देख लीजिए। चलिए अब दूसरे प्रोग्राम्स की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गांव की सड़कें हैं उनको शहर के साथ जोड़ा जाए, ताकि गांव के लोग भी अपने प्रोडक्ट्स को शहरों में आके बेच सकें, अपनी लेवल ऑफ इनकम बढ़ा सकें, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सकें। ठीक है, इसके बाद वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जो नाम से ही पता लगता है, इसका मेन मकसद ये था कि लोगों को रहने के लिए घर मिल सके, शेल्टर मिल सके, या लोग जो ऐसे शेल्टर में रह रहे हैं सफिशिएंट जो कि नहीं है, उनको कुछ पैसे प्रोवाइड करना ताकि वो अपने शेल्टर को इम्प्रूव कर सकें। इनिशिएटेड विद द मोटिव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अर्बन स्लम्स living below the poverty line without adequate shelter. It facilitated the construction and upgradation of shelter for their slums and community toilets under निर्मल भारत अभियान, जो कि आपने सुना होगा, जिसके अंदर टॉयलेट्स बनाए गए, to provide them healthy urban environment. तो ये पहली चीज़ अर्बन एरिया के लिए थी, इसका होल सोल फोकस जो था वो शेल्टर प्रोवाइड करना था, इंक्लूडिंग ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट्स। ठीक है, देखिए अदर प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी किसी पे भी शॉर्ट नोट 3 नंबर 2 नंबर का आ सकता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें जो एल्डर लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है, उनको टेक केयर करने के लिए पेंशन प्रोवाइड की गई ताकि वो अपना गुजारा भत्ता चला सके। और पुअर वुमेन जो करीबी रेखा से नीचे हैं और विडो हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड किया गया। तो नेशनल, देखिए ये प्रोग्राम जो है ना अदर वाले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो पॉवर्टी एलिवेशन के एक जनरल प्रोग्राम्स हैं और जो आज भी बहुत सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू अदर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, elderly people and poor people. The elderly people who do not have anyone to take care of them are provided with pension to sustain themselves. Poor women who are poverty stricken and widows are also given financial assistance to sustain themselves. फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बैंक खाते खोले गए और इसके अंदर लोगों को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया गया बहुत नॉमिनल से अमाउंट पे।
Under this scheme, people in India are encouraged to open bank accounts so that to develop savings habit in people that would secure them in emergencies. क्योंकि जब बैंक अकाउंट होता है ना, एक शौक भी होता है कि बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए जाएं, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया गया जिसमें बहुत ज़्यादा खाते खोले गए. दिस हेल्प द गवर्नमेंट बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. अच्छा, इसका एक और फायदा क्या था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है धीरे धीरे, ये स्कीम ना प्रपोज की थी मनमोहन सिंह ने, हाँ, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे. इसमें क्या होता है कि स्कीम ये थी कि जो सब्सिडी आप राशन शॉप्स के थ्रू या दूसरे प्रोग्राम्स के थ्रू देते हो, वो सीधा पैसा, कोई भी चीज़ सब्सिडी ना दी जाए कि आप सस्ता गेहूं दे रहे हैं, सस्ता चावल दे रहे हैं, ये सब देने की ज़रूरत नहीं. लोग जो सोचना था, ज़रा समझना आप इस चीज़ को, सीधे आप डायरेक्ट सब्सिडी बंदे को प्रोवाइड करें. इन द सेंस कि जो आप सस्ता गेहूं, सस्ता चावल, सस्ता चीनी, सस्ता मिट्टी का तेल देने में पैसे खर्च कर रहे हैं एक व्यक्ति पे, वो पैसा अगर सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो उसकी इच्छा है कि वो उसे कहाँ लगाना चाहता है. ठीक है, अब वो अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल करे. इसका पायलट प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में स्टार्ट हो चुका था. लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी वो कैसे पैसे दिए जाए. इन कैश देने में भी दिक्कत थी. तो ये जो इतने बैंक अकाउंट्स खोले गए ना, हर किसी का एक बैंक अकाउंट हो, इसके पीछे मकसद ही यही था कि वो जो स्कीम थी कि लोगों को सब्सिडी डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट के अंदर मिले, वो स्कीम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से तभी इंप्लीमेंट हो सकती थी जब लोगों का बैंक अकाउंट होगा, अदरवाइज करप्शन देखने को मिल सकता था. और धीरे धीरे अब गवर्नमेंट कर भी रही है, वो सब्सिडी खत्म करती जा रही है चीज़ों पे और कोशिश कर रही है कि सीधे लोगों के बैंकों में, खातों में पैसा पहुंचे. Schemes this help the government by transferring the amount of government schemes and subsidies to account holder directly in their bank account. This reduces the corruption in providing various benefit. Every bank account holder is also entitled for rupees 1 lakh accident insurance and 30,000 life insurance. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के बहुत 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 चांसेस हैं. इसके बाद बात करेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के क्रिटिकल असेसमेंट की. उससे पहले यहाँ तक आप सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए. चलिए पहले बात करते हैं सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. देखिए 3 ब्रॉड सजेशंस हैं. सबसे पहले सोशल मोबिलाइजेशन. इसके अंदर क्या है कि गरीबों को एक बेसिक एजुकेशन दी जाए कि उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जहां से वो फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब तक उनके पास ये नॉलेज ही नहीं होगी वो किसी भी स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे. सेकेंड इज एम्पावरिंग द पुअर. कोशिश की जाए कि उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, ना कि उन्हें कंजम्पशन के लिए चीज़ें दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट. क्योंकि जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आमदनी आती है, सेल्फ एस्टीम आती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं. और तीसरी चीज़, पॉवर्टी स्टिकन एरियाज जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए. तो ये 3 ऐसे मेजर सजेशंस हैं जिससे आप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स किए उसका क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान. तो ये वैसे मैं आपको बताऊँ सेल्फ स्टडी का टॉपिक है. बहुत हद तक फ़ायदा भी देखने को मिला, गरीबी रेखा से लोग बाहर भी आए, लेकिन जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हुआ. करप्शन इसके लिए वन ऑफ द रीज़न आप कह सकते हैं. ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, जो एक सपोर्ट स्टेट्स लेवल पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. ठीक है, बैंक ऑफिशियल्स का मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. तो ये सारी बातें इसके अंदर बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई हैं. इसको आप सेल्फ स्टडी के रूप में देखेंगे, बहुत सिंपल है. जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, स्कॉलर्स एंड इकोनॉमिस्ट व्हाइल असेसिंग दीज प्रोग्राम स्टेट द फॉलोइंग रीजंस ऑफ नॉट मच सक्सेस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. और कौन कौन से हैं? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर असेट, द बेनिफिट फ्रॉम डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द नॉन पुअर एंड द पुअर वर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स विच वर इंटेंडेड बाय द गवर्नमेंट. जो बेनिफिट उनको मिलने चाहिए थे, किसको? सिर्फ पुअर को. लेकिन जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ उससे बेनिफिट नॉन पुअर को भी मिला और पुअर को भी मिला, जबकि गवर्नमेंट की इंटेंशन कहती है कि सिर्फ पुअर लोगों को बेनिफिट मिले. सिंस पॉवर्टी हैज अफेक्टेड द नेशन एट लार्ज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर द पॉवर्टी एलिविगेशन प्रोग्राम वाज नॉट सफिशिएंट. इससे भी दिक्कत आई कि जो रिसोर्सेज जितने चाहिए थे उतने नहीं थे. Since these programs were initiated and controlled by the government official and bank official, the implementation of such program was not properly done due to irresponsible behavior of such official. Corruption
एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, जिसके दो बेहतरीन एग्जांपल जो रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं, एक पीडीएस में और एक मिड डे स्कील में आपके सामने है। लेकिन प्लीज इसको ऐसे मत समझिएगा हर जगह ऐसा होता है, जनरली देखने को ऐसा मिल जाता है। ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, the goal of policy makers were not achieved. Government policies, program schemes were also not able to identify the poverty stricken areas कि कहाँ इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। It has also been observed that without the active participation of the poor successful, ये एक्चुअली वो किस लिए पहले पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट के 2-3 पॉइंट जो है वो सजेशन ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें मेन आपको ये 6-7 पॉइंट्स ही तैयार करने हैं कि कौन से रीजंस ऐसे देखे जाते हैं जिसकी वजह से जितना सक्सेसफुल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को होना चाहिए था वो नहीं हो पाए। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक बार आपने चैप्टर कर लिया, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से उसमें गिवन है। हमने आपको बुक में हिंट प्रोवाइड कर दिया है।